सोचिए, जंगल के बीचों बीच भारी भरकम अवैध निर्माण, हजारों पेड़ साफ, टाइगर लैंडस्केप के अंदर गहरी सड़कें बना दी गई। और अब भारत का सुप्रीम कोर्ट सामने आकर एक सबसे मजबूत पर्यावरणीय आदेश देता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश पारित करता है जिम कॉर्बेट के रिगार्डिंग। आज हम विस्तार से समझेंगे 2025 का वो ताकतवर फैसला जो आया था इन रे कॉर्बेट केस 2025 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़, रिस्टोरेशन, मुकदमे और पूरा इकोलॉजिकल रिवाइवल का आदेश दिया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए। ये जो सेशन है कंप्लीटली लीगल अवेयरनेस के लिए है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है और जिसका भी इंटरेस्ट पर्यावरण में है उसके लिए कानूनी शिक्षा और जागरूकता के लिए बनाया गया है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। यह मामला है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का और उसके अंदर हुए पर्यावरणीय गड़बड़ियों से यह मामला पूरा शुरू होता है। कैसे? अवैध इमारतें बनाई गई, अंदर तक सड़कें काटी गई, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई और यह सब हुआ तथाकथित पखरौ टाइगर सफारी बनाने के नाम पर। पखरौ टाइगर सफारी बनाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मार्च 2024 में चल रहे टीएन गोदावरण पर्यावरण मामले के दौरान इन उल्लंघनों पर गंभीर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने तब आदेश दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन का और पर्यावरण क्षति का आकलन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई थी। और अब 2025 में कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने एक बहुत मजबूत और व्यापक पर्यावरणीय जजमेंट दिया है, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक आदेश दिया है, जजमेंट दिया है, वो यही है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा इस मामले के अंदर निर्देश क्या है, उसको समझिएगा। इस केस के अंदर सीजीआई बीआर गवाई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंद्रूकर की बेंच ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया कि वे सबसे पहले 2 महीने के भीतर पूरा रिस्टोरेशन प्लान दाखिल करे कोर्ट के सामने। अगले 2 महीने के अंदर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का रिस्टोरेशन प्लान दाखिल करना है। यह प्लान एक्सपर्ट कमेटी की मेथोडोलॉजी के अनुसार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जिसमें क्या शामिल होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए सभी अवैध निर्माणों को हटाना। दूसरा, जहां जहां हार्ड पैन मटेरियल डाला गया है उसको निकालना। हार्ड पैन मटेरियल मतलब सीमेंट वगैरह या तारकोल वगैरह, उसको वहां से हटाना। और प्राकृतिक जल प्रवाह यानी कि हाइड्रोलॉजिकल फ्लो को फिर से बहाल करना, जो नेचुरल पानी का स्रोत था उसको फिर से बहाल करना और सिर्फ नेटिव स्पीसीज वाले ही पेड़ पौधे लगाना। मतलब जो भारत की प्रजाति है वही उन्हीं पेड़ पौधों को अब जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगाया जाएगा, दोबारा से लगाया जाएगा। और पूरे काम की जो निगरानी है वो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी करेगी, सीईसी करेगी इस चीज को। और दूसरा, 3 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को तोड़ना है, ध्वस्त करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। जो जिम कॉर्बेट के अंदर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं उन सभी को अगले 3 महीने के अंदर ध्वस्त करना है। और तीसरा, 1 साल के अंदर अंदर पूरा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पूरा करना है। राज्य सरकार को बाद में पूरी कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करनी होगी जिसमें बताया जाएगा कि कोर्ट के हर निर्देश का पालन कैसे किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी की डैमेज रिपोर्ट की कि असल में जिम कॉर्बेट में नुकसान कितना हुआ है उसको भी समझना जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन शामिल थे? एक्सपर्ट कमेटी में शामिल थे एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और उसके साथ साथ सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और साथ में को-ऑप्ट किए गए थे कुछ इकोलॉजिस्ट को भी, पर्यावरणविदों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। वन्य जीवन संस्थान भी इसके अंदर है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और उसके साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इस कमेटी का हिस्सा थे।
इस रिपोर्ट के अनुसार जिम कॉर्बेट में पता है कितनी गड़बड़ियां हुई है, सुनिएगा ध्यान से। लगभग 118 हेक्टेयर जंगल का लैंडस्केप नुकसानग्रस्त पाया गया। 118 हेक्टेयर जिम कॉर्बेट के जंगलों का क्षेत्र नुकसानग्रस्त पाया गया कमेटी को। दूसरा, अनुमानित जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो कितना है, लगभग 29.8 करोड़ का है। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसका अगर मूल्यों में आकलन किया जाए तो वो लगभग 29.8 करोड़ बैठता है। और तीसरा, रिस्टोरेशन की जो लागत है वो लगभग 4.3 करोड़ होने वाली है, ये एम्पावर्ड कमेटी ने बताया है। उत्तराखंड सरकार ने पेड़ों की जो सटीक संख्या को लेकर भी इस मामले के अंदर आपत्ति उठाई थी, यानी कितने पेड़ काटे इस पर विवाद किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यूएशन को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वैल्यूएशन को दोबारा क्यों नहीं खोला, क्योंकि कितने पेड़ काटे गए वाला मुद्दा पहले से ही एक क्रिमिनल ट्रायल का हिस्सा है, और दूसरा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के वो दायरे में भी है जो अलग अलग चल रहे हैं। सबसे ऊंची अदालत ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में साफ कहा कि इस वैल्यूएशन को हम दोबारा नहीं खोलने वाले, ये ट्रायल कोर्ट और सीबीआई के लिए है। हमारा जो फोकस है जिम कॉर्बेट के रिस्टोरेशन पर है, पुनरुद्धार पर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टाइगर सफारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नियम बनाए हैं इस केस के अंदर। कोर्ट ने टाइगर सफारी को लेकर पहले से मौजूद जो 2019 के एनटीसीए गाइडलाइंस थे टाइगर सफारी पर, एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो दिशा निर्देश हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 2024 के टाइगर सफारी जजमेंट, गोदावरम जजमेंट के हिसाब से दोनों को आधार माना और कड़े सुरक्षा नियम बनाए गए, उन्हीं को दोहराया है। और जिसमें पहला है, मुख्य निर्देश क्या है, पहला ये है कि सफारी पूरी तरह 2019 की गाइडलाइंस और 2024 की जजमेंट के अनुरूप होगी। दूसरा, सफारी में सिर्फ रेस्क्यूड या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइगर रखे जा सकते हैं, वो भी उसी लैंडस्केप के होने चाहिए, उसी क्षेत्र के होने चाहिए। तीसरा, चिड़ियाघरों से लाए गए, जू से लाए गए टाइगर सफारी में नहीं रखे जाएंगे। और चौथा, सफारी के साथ साथ पास में एक रेस्क्यू सेंटर का होना भी जरूरी है। और पांचवा, सफारी का जो पूरा नियंत्रण होगा, पूरा कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, वो फील्ड डायरेक्टर के हाथ में होगा। और छठा, जो वाहनों की जो आवाजाही है वो नियंत्रित होगी, जहां संभव हो सकेंगे इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड व्हीकल को प्राथमिकता दी जाएगी। और इससे सफारी किसी भी तरह का जो कमर्शियल जू बनने से रोकी जा सकेगी। अब बात करते हैं इको टूरिज्म और रिजॉर्ट रेगुलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उनके बारे में समझिएगा। जिम कॉर्बेट के लिए किस पर रोक है और किस पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, क्या रोक है और क्या सख्त प्रतिबंध है उसको समझिएगा। ज्यादा शोर करने वाले हाई नॉइज रिजोर्ट पर बंद है, उच्च शोर रिजोर्ट बंद कर दिए गए हैं, उन पर कंप्लीट बैन होगा। दूसरा, शोर बगैर नियंत्रण के टूरिस्ट व्हीकल कॉर्बेट क्षेत्र के अंदर नहीं आ सकेंगे। और तीसरा, टाइगर कॉरिडोर में एक्टिविटीज पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी। और चौथा, अत्यधिक कंस्ट्रक्शन भी बंद होगी, और जो कोर फॉरेस्ट ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट आउटसोर्स नहीं होंगे। जो फॉरेस्ट के जो मेन ऑपरेशंस हैं उनको किसी भी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट प्लेयर को नहीं सौंपा जाएगा। अब किन बातों की अनुमति होगी या किन को बढ़ावा दिया जाएगा उसको भी समझना जरूरी है। इको टूरिज्म को अनुमति दी गई है और केवल इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स को बनाया जाएगा, और वो भी कहां, बफर जोन के अंदर, कोर एरियाज के अंदर, कोर हैबिटेट एरियाज के अंदर नहीं बनाया जाएगा, जो बफर जोन है वहां पर बनाए जाएंगे। और तीसरा, शोर की जो है वो नॉइज की है वो यहां पर सख्त सीमा लगाई जाएगी, साइलेंस जोन डिक्लेयर किया जाएगा। और वाहनों की जो अधिकतम संख्या है वो भी फिक्स की जाएगी, और हर वाहन के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं वो भी सीमा तय की जाएगी। और जीरो वेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं टाइगर कंजर्वेशन प्लान के बारे में, टीसीपी के बारे में।
कोर्ट ने यहां पर उत्तराखंड को टाइगर संरक्षण योजना यानी कि टीसीपी, इसके बाबत कोर्ट ने उत्तराखंड को आदेश दिया है कि वो 6 महीने के लिए एक वैज्ञानिक आधार वाला मजबूत टाइगर कंजर्वेशन प्लान टीसीपी तैयार करे या अपने पुराने वाले प्लान को अपडेट करे जो पूरी तरह से निम्नलिखित से मेल खाता हो। क्या? पहली, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो 1972 का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, और उसके साथ साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की गाइडलाइन के साथ मेल खाता हो और कोर बफर कॉरिडोर के सिद्धांत का पालन करता हो। और टीसीपी के अंदर कौन कौन शामिल होना चाहिए? टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर कौन कौन शामिल होना चाहिए? हैबिटेट मैनेजमेंट, दूसरा कॉरिडोर की रिस्टोरेशन, तीसरा मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होना चाहिए, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को कम करने के उपाय होने चाहिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख तत्व क्या होंगे? टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रमुख तत्व क्या होंगे? आवास प्रबंधन होगा, गलियारा बहाली होगी, कॉरिडोर टाइगर कॉरिडोर है वो उसको बहाल किया जाएगा और निगरानी रखी जाएगी, और मानव वन्य जीवन संघर्ष को खत्म करने के लिए उपाय किए जाएंगे, को कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ के वेलफेयर के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि जो टाइगर रिजर्व के भीतर काम करने वाले फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निर्देश दिए गए कि उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर उपाय किए जाएं। कोर फॉरेस्ट ड्यूटीज को प्राइवेट आउटसोर्सिंग को ना सौंपा जाए। जो कोर फॉरेस्ट ड्यूटीज है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट चालक को ना दिए जाएं। और तीसरा, नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए वेलफेयर फॉरेस्ट स्टाफ की, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी मजबूत किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन स्टाफ को कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की रीढ़ कहा है इस फैसले के अंदर। अब बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मार्गदर्शन है इस केस के अंदर। देखिएगा, जो जितने भी आपके ये टाइगर रिजर्व हैं या जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं के, भगवानों के मंदिर भी हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म का भी हिस्सा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये कहा, ये भी स्वीकार किया है कि कई जो टाइगर लैंडस्केप हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके भीतर या फिर आसपास धार्मिक मार्ग हैं, तीर्थ स्थान हैं और मंदिर भी मौजूद हैं। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे रिलीजियस टूरिज्म के लिए सबसे पहली बात तो भीड़ भाड़ नियंत्रित की जाए, क्राउड कंट्रोल किया जाए अच्छे से, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा भीड़ ना भेजी जाए, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए। और दूसरा, फुटफॉल मैनेजमेंट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि एक समय में कितने लोग आएंगे, इस चीज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, इसी के साथ साथ हैबिटेट डिस्टरबेंस को बचाना है कि जो टाइगर रिजर्व का, जो टाइगर कंजर्वेशन का या टाइगर का जो कोर हैबिटेट है उसके ऊपर किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और लोगों को और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए जितने बेहतरीन कदम हो सकते हैं वो उठाए जाएं। अब बात करते हैं, कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के बारे में इस मामले के अंदर क्या कहा। आपको पता है कि ये मामला ऑलरेडी सीबीआई, मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूं, सीबीआई केस, ट्रायल केस चल रहा है और डिपार्टमेंटल एक्शन की भी बात पहले हुई है, तो उसी के बारे में ये जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बोला कि इस केस की जो स्थिति है, सीबीआई ने अपनी इसमें इंक्वायरी पूरी कर ली है और चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें शामिल हैं पूर्व कॉर्बेट डायरेक्टर राहुल, नाम जैसा कि जजमेंट में आया, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस बता रहे हैं। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसमें शामिल है और अन्य पब्लिक सर्वेंट शामिल हैं। इन पर विभिन्न कानूनों के तहत आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत भी आरोप लगे हुए हैं। अब जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई से जुड़े पहले के जो सभी एप्लीकेशंस हैं अब वो निष्प्रभावी माने जाएंगे। अब बात करते हैं अफसरों के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह बात ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर नोट किया है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक डिपार्टमेंटल कार्यवाही पूरी नहीं की है जो दोषी अफसर थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त 3 महीने का समय दिया है कि वे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को पूरी करें। उत्तराखंड सरकार को यहां पर जो दोषी
अधिकारी हैं या स्टाफ हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को पूरा करने का अतिरिक्त 3 समय दे दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है? क्या भारत में जो टाइगर रिजर्व है, बाघ संरक्षण क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र हैं, को कॉर्बेट की तरह इतनी ही सख्त न्यायिक सुरक्षा, जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जो बाकी के जो टाइगर रिजर्व है उनके लिए भी इतने ही स्ट्रॉन्ग दिशा निर्देश आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब अंत में अब अपने फाइनल विश्लेषण की तरफ चलते हैं, लीगल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये फैसला सिर्फ कॉर्बेट के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि ये जजमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर चल रही किसी भी खनन और मनमानी पर रोक लगाता है, बेफिक्री पर रोक लगाता है, और जो इकोलॉजिकल नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई यानी कि रिस्टोरेशन का भी रास्ता दिखाता है। तीसरा, सरकारी अफसरों को जिम्मेदार ठहराता है। और चौथा, वाइल्ड लाइफ लॉज को मजबूती देता है। और पांचवा, कि एक राष्ट्रीय मिसाल यानी कि नेशनल प्रेसिडेंट स्थापित कर रहा है। कोर्ट ने लगभग ये संदेश दिया है कि प्रोटेक्टेड एरियाज किसी भी तरह के अवैध निर्माण और राजनीतिक दबाव और कमर्शियल हितों के लिए खेल का मैदान नहीं होने वाले हैं। ये जजमेंट क्या मजबूत करता है? ये जो फैसला है ये मजबूत करता है कानून के राज को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, टाइगर प्रोटेक्शन को और एनवायरनमेंट के गवर्नेंस को। इसी के साथ जो हमारा ये सेशन है वो खत्म हो रहा है, मगर लास्ट में थोड़ा सा मामले को कंक्लूड करते हैं। 2025 का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये हाल ही के वर्षों का सबसे सशक्त पर्यावरणीय फैसलों में से एक है। इसने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि फॉरेस्ट लॉज अच्छे से लागू होंगे, कठोरता के साथ लागू किए जाएंगे, टाइगर हैबिटेट सुरक्षित रहेंगे, और जो कानून तोड़ेगा वो परिणाम भुगतेगा ही भुगतेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, और आप चाहते हैं कि ऐसे हाई क्वालिटी लीगल अवेयरनेस वाले सेशन हम आपके लिए और क्रिएट करते रहें, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी सवाल है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। आपके सारे कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।